हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से। तो काफ़ी हद तक तो इसके बारे में हमें आइडिया है ही, लेकिन कुछ चीज़ें जो 12th के अकॉर्डिंग हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कहाँ से निकल के आ रहा है? ग्रीन हाउस से। तो पहले हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इस फिगर में, ग्रीन हाउस क्या है? एक ग्लास का हाउस है जिसके हम अंदर देख रहे हैं क्या है? प्लांट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन प्लांट्स की ग्रोथ करवाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी जब ग्लास पैनल के ऊपर, तो लाइट जो है वो अंदर जाएगी, फिर उससे जो हीट जनरेट होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी, यानी अंदर पूरा जो ये हाउस है ग्रीन हाउस, ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। तो क्या है ग्रीन हाउस? एक स्मॉल ग्लास का हाउस है। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है? प्लांट्स की ग्रोथ करवाने के लिए। कब करवाते हैं हम इसमें? विंटर के समय। क्यों विंटर के समय? क्योंकि विंटर के समय टेम्परेचर लो होता है और प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? ग्रीन हाउस का यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, ग्लास पैनल से लाइट अंदर जाएगी, ठीक है, हीट जनरेट होगी और फिर वो हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। सो बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कैसा प्रोसेस है? एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या करता है? अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर की हीटिंग करवाता है। ठीक, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे अर्थ सरफेस का एक एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये प्रोसेस अर्थ सरफेस पे हो रहा है, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट टेम्परेचर जो है वो हमारे अर्थ सरफेस का कितना है? +15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस का होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारे जो हम सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा इस लो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, सन से जो हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस को हीट कर रही हैं, जिसमें से थोड़ा सा पोर्शन जो है दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रहा है। किस फॉर्म में जो है ये रिफ्लेक्ट होगा? इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में। ये आपको ध्यान रखना है कि यानी यहाँ पर जो री एमिट होगी हीट वो किस फॉर्म में होगी? इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में। सो अब क्या होगा, यहाँ पर इस जोन में जो है वो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ठीक है, मीथेन, ओके, और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये चार जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी ना, ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनका मेजर पोर्शन ये ग्रीन हाउस गैसेस अब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, और फिर क्या करेंगी? हीट जनरेट करेंगी और उस हीट का ज़्यादातर पोर्शन ये दोबारा से अर्थ में भेज देंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक, सो अब मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो चार ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका कंसंट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगा है। अब वो बढ़ने कैसे लगा है? हमारी अपनी गलतियों की वजह से, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे हमने जब कार्बन साइकिल पढ़ा था न्यूटन साइकिलिंग के अंदर इकोसिस्टम चैप्टर में, तब हमने देखा था कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक जो नेचुरल प्रोसेस है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें मैन मेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब करे, उसका बैलेंस जो है वो बिगाड़ रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होने लग गया है, इन गैसेस का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा, ये हमारे अर्थ को दोबारा से हीट कर रही है, यानी बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने लग गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इनका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे अर्थ को ही हीट कर रही है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यानी ये जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो हम देखते हैं कि कितना परसेंट जो है वो हर ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग में। तो 60% सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये करती है 60%। इस तरह से उसके बाद आती है मीथेन जो 20% कंट्रीब्यूट करती है, और उसके बाद आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है, इसका कितना कंसंट्रेशन होता है, 14%। और नाइट्रस ऑक्साइड जो भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है, यानी 6%। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लोबली जो है वो मेन ग्रीन हाउस गैस है।
ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। सो अब लास्ट 100 ईयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ रहा है, 0.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी ये पूरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो पिछले 100 सालों में इतना टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, और अगर हम उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें पिछले 30 ईयर्स में, लास्ट 3 डिकेड्स की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है वो ये टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बनने वाली है आगे चलकर, ग्लोबल वार्मिंग। तो फिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? सबसे पहले तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आ गया एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है कि जो ओशियन का सरफेस है वो गर्म होता जा रहा है। ठीक है, वार्मिंग ऑफ ओशियन सरफेस, हमारे ओशियंस जो हैं वो गर्म हो रहे हैं। ठीक है, यानी ओशियंस जब गर्म होंगे तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल वेदर पैटर्न होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, कभी सुनामी आएगी। ठीक है, तो कभी लैंडस्लाइड्स होंगे, अचानक से अर्थक्वेक आएगा, बहुत सारी जो वेदर कंडीशंस हैं वो एकदम से चेंज हो जाएंगी। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो कभी एकदम से ठंड हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। इसके साथ में ही और क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। पोलर आइस क्यों मेल्ट हो रही है भाई, जब टेम्परेचर जो है वो पिछले 100 सालों में और खासकर पिछले 30 सालों में 0.6 डिग्री जो है वो पूरे अर्थ का जब बढ़ रहा है, तो फिर पोलर एरियाज का भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आइस मेल्ट होने लग जाएंगी जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारे लिए आगे जाके जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा इसके इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो फिर हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करें? तो सबसे पहले क्या होगा, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम से कम कर दें। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में नहीं बढ़े। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ जो है वो रिड्यूस कर दें। दूसरा क्या होगा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको हम उतना ही यूज़ करें जितनी हमें ज़रूरत है, जिससे उनकी एफिशिएंसी कम ना हो। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर को हम वेस्ट ना करें, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके साथ में तीसरा क्या है कि डिफॉरेस्टेशन कम से कम करें, ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं, जिससे इन ग्रीन हाउस का जो एमिशन है वो कम से कम हो सके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सो यही था आपका सारा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड। सो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।